एक गांव में दिशा नाम की एक लड़की अपने बूढ़े अम्मी अब्बू के साथ रहा करती थी। दिशा के अम्मी अब्बू वेज पुलाव का ठेला लगाकर बेचा करते थे। दिशा एक 20 साल की लड़की थी जो दिन भर किताबों में डूबी रहती थी। एक दिन उसकी अम्मी अनीता दीक्षा से बोली, तुम दिन भर किताबों में ही डूबी रहती हो, थोड़ा बहुत अपनी अम्मी के कामों में भी हाथ बटा लिया करो, निकाह के बाद ये तुम्हारे काम आएगा। ये आप कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? घर का सारा कामकाज तो मुझे करना आता है। मैंने आपसे खाना बनाना भी सीखा है। अब्बू तो मेरे हाथ के बने हुए दावत की बेहद तारीफ करते हैं। वो तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन दिन भर किताबों में डूबे रहने से क्या हासिल हो जाएगा? भला आज तक किसी लड़की को पढ़ लिख कर कुछ मिला है क्या? अंत में तो उसे निकाह के बाद चूल्हा चौका ही संभालना पड़ता है। ऐसा नहीं है अम्मी, अगर मैं दिन भर किताबों में डूबी रहती हूँ तो उसकी भी एक वजह है। किताबें हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। मैं इस जिंदगी में कुछ नया करना चाहती हूँ। दीक्षा की बात पर अनीता दिशा से कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी वहाँ दिशा के अब्बू आ गए। अरे मेरी बेटी दीक्षा बिल्कुल सही बोल रही है। अनीता, उसे पढ़ने दो। मैं तो बस यही कहना चाह रही थी जी कि हमें दीक्षा को पढ़ा लिखा कर नौकरी थोड़ी न करवानी है, अंत में उसका निकाह ही तो करना है। ऐसा नहीं सोचते अनीता। अगर दीक्षा बिटिया शिक्षित हो जाएगी तो सोचो अपनी शिक्षा से उसे कितना फायदा पहुंचेगा। वो अपने पति के ऊपर बोझ नहीं होगी। और वैसे भी आजकल के दौर में लड़कियां पुरुषों से पीछे है क्या? वो पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। अब्बू जान, मेरे मदरसे में 2 दिन के लिए जंगल में एक टूर जा रहा है, क्या मैं जा सकती हूँ? लेकिन मौलाना ने 500 रुपए मांगे हैं। बेटी, मैं तुम्हें कभी मना नहीं करता, लेकिन तुम तो जानती हो आजकल धंधा कितना मंदा हो गया है। मैं तुम्हारे स्कूल की फीस भी कितनी मुश्किलों से जमा करता हूँ। टूर पर जाने के लिए स्कूल वालों ने कुछ अतिरिक्त रुपए तुमसे मांगे हैं, जो इस समय मेरे पास नहीं है बेटा। रमन की बात सुनकर दीक्षा का चेहरा उतर गया। अपनी बेटी का चेहरा देखकर रमन भावुक होकर बोला, लेकिन तुम फिक्र मत करो, कल मैं किसी न किसी से पैसे उधार मांगकर तुम्हें दे दूंगा। अब्बू की बात सुनकर दीक्षा बेहद खुश हो गई। ये क्या जी, अब आप दीक्षा के लिए पैसे भी उधार लेंगे? कोई बात नहीं, बेटिया पढ़ लिख जाएगी तो हो सकता है वो आगे चलकर हम दोनों का ही सहारा बने। लेकिन हमें परसों मकान मालिक का किराया भी देना है। अगले दिन दिशा के अब्बू फिर से ठेला लेकर बस स्टैंड के पास चले गए, मगर वो यही सोचते रहे कि आखिर वो कैसे और किससे उधार मांगे। तभी उसे दूर से गांव का मुखिया आता हुआ नजर आया, जो उसी के करीब आ रहा था। नमस्ते नमस्ते मुखिया जी। अरे अरे नमस्ते नमस्ते रमन, नमस्ते। और सुनाओ, कैसे हो? धंधा कैसे चल रहा है तुम्हारा? धंधा अभी बहुत हल्का चल रहा है मुखिया जी। पहले पुलाव शाम तक बिक जाता था, लेकिन अब तो कभी कभी भगोने में पुलाव ऐसा का ऐसा ही रखा रहता है। अरे अरे रमन, आजकल चाइनीज फूड का दौर है। भारत में तरह तरह के लजीज खाना बन रहे हैं। ऐसे में तुम्हारा देसी पुलाव कौन खाना पसंद करेगा? गांव का नक्शा अब पहले जैसा नहीं रहा। गांव के लोग भी बहुत बदल चुके हैं। मुखिया जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो, अब क्या बात करनी थी? मुझे आपसे कुछ पैसे उधार चाहिए थे। कितने पैसे चाहिए थे? जी मुझे 2000 रुपये की ज़रूरत थी। वो क्या है कि कल मुझे 1500 रुपये मकान का किराया देना है और 500 रुपये बेटिया के स्कूल में जमा करने हैं। अरे तो दीक्षा बेटिया की स्कूल की फीस जमा नहीं हुई क्या? जी वो तो मैंने कब की जमा कर दी मुखिया जी। क्या है कि स्कूल की तरफ से बिटिया का टूर जा रहा है जंगल, तो बिटिया का बड़ा मन है उस टूर में जाने का, और स्कूल वाले 500 रुपया मांग रहे हैं। अरे तुम्हें क्या हो गया है रमन? तुम्हारा धंधा वैसे ही मंदा चल रहा है और ऊपर से तुम्हें मकान का किराया भी देना है। ऐसे में बिटिया को टूर पर भेजना जरूरी है क्या? बिटिया को पेड़ और पौधों से बहुत प्रेम है मुखिया जी, और वो दिन भर इसी के बारे में किताबों में पढ़ती रहती है। अगर आज शाम को मैं उसे पैसे नहीं दे पाया तो बिटिया का दिल टूट जाएगा मुखिया जी। मुखिया दीक्षा के अब्बू की बातों को सुनकर उन्हें बेहद गौर से देखने लगा। तभी मुखिया का साथी अभिमन्यु वहां जा पहुंचा। अभिमन्यु एक बेहद गंदे बर्ताव का इंसान था, जो मुखिया के हमेशा कान भरता रहता था। वो उन दोनों की बातें काफी देर से सुन रहा था।
अभिमन्यु ने मुखिया के कान में बोला। अरे सोचते क्या हो मुखिया जी, 1000 रुपए की बात है, दे दीजिए। वैसे भी रमन का ठेला कम से कम 10,000 रुपयों का होगा। इस वक्त रमन का धंधा अच्छा नहीं चल रहा है, वो आपके पैसे नहीं चुका पाएगा। उसके बदले आप उसका ठेला रख लेना, पूरे 8,000 रुपए का फायदा होगा। अभिमन्यु की बात मुखिया के दिमाग में बैठ गई। अरे ये पैसे कब तक दोगे मुझे? मुखिया जी मुझे बस 2 महीने का समय दे दीजिए। इससे पहले मैंने आपसे ना जाने कितने बार पैसे उधार लिए, लेकिन हमेशा चुका दिए हैं। अरे उस वक्त की बात अलग थी रमन, लेकिन इस वक्त की बात अलग है। मैं कुछ समझा नहीं मुखिया जी। अरे देखो रमन, आजकल सभी का धंधा मंदा चल रहा है, मेरा भी व्यापार थोड़ा सा मंदा ही चल रहा है, तो इसीलिए मुझे पैसे जल्दी चाहिए। और दूसरी बात, मुझे गिरवी रखने के लिए भी कोई सामान चाहिए। मुखिया की बात सुनकर दीक्षा के अब्बू बेहद बुरी तरह से चौंक पड़े। दीक्षा के अब्बू जानते थे कि मुखिया अंदर से अच्छे स्वभाव का इंसान था। दीक्षा के अब्बू समझ गए कि मुखिया के कान किसी और ने नहीं, बल्कि कुछ देर पहले अभिमन्यु ने ही भरे थे। मगर दीक्षा के अब्बू मजबूर थे, क्योंकि मुखिया के अलावा गाँव में कोई भी 2,000 रुपए उसे उधार नहीं दे सकता था। मेरे पास क्या है मुखिया जी, गिरवी रखने के लिए सिर्फ एक किराए का मकान है। और क्या आपको मेरी जबान पर भरोसा नहीं है? अरे भरोसे के जमाने चले गए रमन, हमारा ये ठेला किस दिन काम आएगा? अगर तुम मुझे महीने के अंदर अंदर पैसे नहीं दे पाए तो मैं ये तुम्हारा ठेला जब्त कर लूंगा, और तुम्हें इस बात का कोई बुरा नहीं मानना चाहिए। दीक्षा के अब्बू सोचते हुए बोले, ठीक है मुखिया जी, जैसी आपकी मर्जी। मुखिया मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला गया। शाम को दीक्षा के अब्बू ने 500 रुपए दीक्षा को दे दिए। दीक्षा बेहद खुश होकर वहाँ से चली गई। दीक्षा के अब्बू ने सारा मसला दीक्षा की अम्मी को कह सुनाया। ये क्या किया आपने? आप बेहद अच्छी तरह से जानते हैं कि अभिमन्यु एक नंबर का बेईमान आदमी है। मुखिया जी एक अच्छे स्वभाव के और नेक दिल इंसान है। जरूर अभिमन्यु की तुम्हारे ठेले पर नीयत खराब हो गई होगी। आखिर मुखिया जी आपका ठेला लेकर क्या करेंगे? वो जरूर आपके ठेले को अभिमन्यु को दे देंगे। जब आपके पास ठेला ही नहीं रहेगा तो आप क्या करेंगे? तब तक कोई ना कोई हल निकल आ जाएगा। वैसे भी हमें कल मकान मालिक का किराया चुकाना तो है ही। 1500 रुपए तो वैसे भी मुझे मुखिया जी से मांगने पड़ते हैं। अगले दिन दीक्षा जंगल के टूर पर चली गई। दीक्षा जंगल के घने दरख्तों को बेहद गौर से देख रही थी। तभी उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ी। उसने देखा कि वो बूढ़ी औरत केले के पत्तों में कुछ पका रही थी। केलों के पत्तों में से बेहद अच्छी खुशबू आ रही थी। दीक्षा अपने आप को रोक नहीं पाई और उस बूढ़ी औरत के पास चली गई। ये क्या है आंटी? ये केलों के पत्तों की बनी हुई बिरयानी है बेटी। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? बिल्कुल मुमकिन हो सकता है बेटी, मैं इसकी रेसिपी को अच्छे से जानती हूँ। दीक्षा उस बूढ़ी औरत के चेहरे को गौर से देखने लगी। आपके चेहरे की झुर्रियाँ मुझे बता रही हैं कि आप इस जंगल की रहने वाली नहीं हैं और ये रेसिपी इस देश की नहीं है। तुम तो बेहद चालाक हो बेटी। तुमने कैसे अंदाजा लगा लिया? मैं दिन भर किताबों में पढ़ती रहती हूँ, मुझे कुछ नया सीखने का शौक है। तुम बेहद अच्छी बातें करती हो। क्या नाम है तुम्हारा? दीक्षा। दीक्षा, दीक्षा तुमने बिल्कुल सही पहचाना। मैं अपनी जवानी में ही आधी दुनिया घूम चुकी हूँ। मेरे खानदान के सभी लोग मुझे छोड़कर विदेश में बस गए हैं। उस दिन के बाद इस दुनिया से मेरा दिल बिल्कुल ही हट गया और मैं जंगलों में ही अकेले रहने लगी। क्या आप मुझे ये रेसिपी सिखाएंगी? अगर कोई और कहता तो मैं उसे जरूर मना कर देती, लेकिन तुम बेहद अच्छी हो। तुम्हारी आंखों की चमक बता रही है कि तुम्हें आगे बढ़ने का बेहद शौक है। ये लजीज बिरयानी जरूर तुम्हें सिखाऊंगी। बूढ़ी औरत ने दीक्षा को लजीज बिरयानी की रेसिपी बता दी। शाम को दीक्षा अपने घर पर चली गई। वक्त ऐसे ही गुजरता रहा। दीक्षा के अब्बू का काम बंद हो गया और मुखिया अभिमन्यु के साथ आकर दीक्षा के अब्बू का ठेला छीन कर ले गया। दीक्षा के अब्बू का धंधा एकदम ठप हो गया और ऊपर से उसके सर पर मकान के किराए का कर्ज भी बढ़ गया था। कितनी बार आपको समझाया मैंने, पर आपको समझ में ही नहीं आया।
अरे क्या जरूरत थी दीक्षा को इतना ज्यादा पढ़ाने की। अब बताइए, दीक्षा को पढ़ा लिखा कर क्या फायदा मिला? कितने भी पैसे खर्च हुए हैं, अगर वो हम बचा कर रखते तो आज हमारे कुछ काम आते। अरे इसमें दीक्षा का कोई दोष नहीं है अनीता। तभी वहाँ पर दीक्षा आकर बोली, अब्बूजान मेरे पास एक तरकीब है। कैसा उपाय बेटी? कुछ महीने पहले जब मैं जंगल के टूर पर गई थी तो मैंने वहाँ पर एक बूढ़ी औरत से बिरयानी की रेसिपी सीखी थी। मुझे लगता है कि अगर वही बिरयानी हम अपने गांव में बनाकर बेचे तो हमें बेहद मुनाफा होगा। ये कैसी बातें कर रही हो बेटी? तुम कहना क्या चाहती हो कि तुम्हारे पिताजी अच्छी पुलाव नहीं बनाते थे? अनीता, मुझे लगता है कि दीक्षा बेटी सही बोल रही है। मुखिया जी भी यही बोल रहे थे कि आजकल भारत में नई नई चीजों का दौर है। जब तक हम कुछ नया नहीं करेंगे तो ऐसे ही बिछड़ते रह जाएंगे। लेकिन दिक्कत ये है जी कि बिटिया की बात अगर मान भी ली जाए तो आप वो बिरयानी बेचोगे कहाँ? ठेला तो वो अभिमन्यु छीन कर ले गया। आप उसकी चिंता मत कीजिए अम्मी। मैंने अपने घर के मसले के बारे में अपनी टीचर से बात की थी। उनकी एक दुकान गांव में खाली पड़ी है। उन्होंने मुझसे कहा है कि जब तक तुम्हारे अब्बू के पैसों का मसला हल नहीं हो जाता तक वो हमें अपनी दुकान दे सकती है। दीक्षा की बात सुनकर दीक्षा के अब्बू खुश हो गए। अगले दिन दीक्षा अपने अब्बू को खेतों में ले गई और अपने अब्बू जान के साथ बेहद सारे केलों के पत्तों को तोड़कर दुकान पर ले गई। दीक्षा के अम्मी और अब्बू ने पहले से ही दुकान की साफ सफाई कर दी थी। दीक्षा ने केले के पत्तों में बासमती चावल और कुछ अन्य चीजें डालकर उन्हें अंगारों पर पकने के लिए रख दिया और कुछ ही देर में पत्तों की बिरयानी बनकर तैयार हो गई। उसमें से इतनी अच्छी खुशबू निकल रही थी कि वहाँ से जाने वाले लोग खुद को रोक नहीं पाए। तभी एक आदमी उनके दुकान पर जाकर बोला, अरे आपकी दुकान में से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। क्या ये कोई नई होटल है? दीक्षा के अब्बू कुछ बोलते उससे पहले ही दीक्षा ने उस आदमी से बोला, आपने बिल्कुल सही पहचाना, ये हमारा नया होटल है, केले के पत्तों की बिरयानी वाला होटल। वो आदमी तुरंत उस दुकान के एक टेबल पर बैठते हुए बोला, मुझे भी एक प्लेट खानी है। तभी दीक्षा ने उसे गर्मा गर्म बिरयानी परोस दी। वो आदमी देखते ही देखते बिरयानी की 4-5 प्लेट खा गया। मजा आ गया। कितने हो गए? 2000 रुपए। उस आदमी ने बेहद खुशी खुशी दीक्षा को 2000 दे दिए। वो आदमी शहर का रहने वाला था और एक फेमस यूट्यूबर था। अरे इस तरह का खाना मैंने जिंदगी में पहली बार खाया है। मुझे नहीं लगता ये भारत में कहीं और बनता होगा। अगर आपको एतराज ना हो तो क्या मैं आपका फोटो केलों के पत्तों के बिरयानी के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं, इससे तो हमारे होटल को बेहद फायदा होगा। उस आदमी ने दीक्षा की एक तस्वीर पत्तों के बिरयानी के साथ खींचकर फेसबुक पर अपलोड कर दी और वहाँ से चला गया। रमन 2000 देखकर बेहद खुश हो गया। इतने पैसे तो वो 10 दिन में भी नहीं कमा पाता। देखा अनीता, बिटिया का पढ़ना लिखना कितना काम आ रहा है। सोचा अगर हम इसे नहीं पढ़ाते तो हमारी क्या स्थिति होती। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे तो अपनी सोच पर बेहद शर्म महसूस हो रही है। कुछ ही दिनों में देखते ही देखते दीक्षा की वो फोटोज पूरे भारत में फेमस हो गई। दीक्षा के होटल पे दूर दूर से लोग केले के पत्तों की बिरयानी खाने के लिए आने लगे। कुछ ही महीनों के बाद दीक्षा के अब्बू ने वो दुकान दीक्षा की टीचर से खरीद ली। अब रमन का एक बेहद सुंदर मकान बन गया था और वो गांव केले के पत्तों की बिरयानी के नाम से प्रसिद्ध हो गया था। और ये बात अभिमन्यु को बिल्कुल भी रास नहीं आई और उसने मुखिया से बोला, अरे मुखिया जी, ये तो आपकी इंसल्ट है। आपके गांव का नाम आपके वजह से नहीं बल्कि दीक्षा की वजह से मशहूर हो रहा है। इससे पहले कि मुखिया अभिमन्यु से कुछ बोलता कि तभी मुखिया की पत्नी गुस्से में बाहर आकर बोली, अब तुम्हें घर में आने की कोई जरूरत नहीं है। अरे ये क्या कह रही हो तुम? अभिमन्यु मेरा साथी है। तुम्हारा साथी नहीं बल्कि तुम्हारा दुश्मन है। अरे तुम्हें तो दीक्षा को इनाम देना चाहिए। दीक्षा की वजह से हमारे गांव का नाम कितना मशहूर हुआ है। हमारे बच्चों को आगे बढ़ने की सीख मिली है और ये अभिमन्यु दिन भर गांव वालों के खिलाफ तुम्हारे कान भरता रहता है और तुम्हें भड़काता रहता है। इस अभिमन्यु की वजह से तुम्हारा नाम कितना खराब हुआ है, तुम्हें इसका अंदाजा भी है। मुखिया को अपनी बीवी की बात समझ आ जाती है। उसने अभिमन्यु को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया
शाम को मुखिया और उसकी बीवी दीक्षा के अब्बू के होटल पर बिरयानी खाने पहुँचे। अरे मुझे माफ कर दो रमन, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। अभिमन्यु की बातों में आकर मैंने तुमसे तुम्हारा ठेला भी छीन लिया। ऐसा नहीं है मुखिया जी, ये तो ऊपर वाले की लीला है। पैसा नहीं करते तो भला मैं इतना बड़ा आदमी कैसे बनता। लेकिन मैं कितना भी बड़ा क्यों ना बन जाऊं, आपसे हमेशा छोटा ही रहूंगा, क्योंकि आप हमारे गांव के मुखिया हैं। दीक्षा के केले के पत्तों की बिरयानी आज भी शहर से लोग खाने के लिए आते हैं। अब्दुल मियाँ के इंतकाल के बाद उनके तीनों बच्चे यतीम हो गए। अब उनके सर पर वालिद का साया नहीं था। अब क्या होगा, कैसे हमारा घर चलेगा? दो जवान बेटियों की शादी करनी है। या अल्लाह, कुछ तो रहम कर। अम्मी, अब हमें ही बाहर जाकर काम करना होगा। लेकिन तू क्या काम कर सकती है? मुझे तो बस एक ही काम अच्छे से आता है, खाना बनाना। क्यों ना हम एक बिरयानी सेंटर खोल ले? लेकिन उसमें तो बहुत पैसे लगेंगे आपा। पैसों की फिक्र मत करो, मेरे ये गहने कब काम आएंगे। और बस एक बार सब ठीक हो जाए तो तुम तीनों इसे मिलकर छुड़ा लेना। लेकिन अम्मी, अब्बा ने ये आपके लिए खरीदे थे। बेटा, मेरी पहली जिम्मेदारी तुम सब हो। जेवर का क्या है, वो तो वापस मिल ही जाएंगे। ठीक है। शिफा ने अपनी अम्मी के जेवर ले लिए और उन्हें गिरवी रखकर उसे 20,000 रुपए मिले। उन पैसों से उन लोगों ने एक छोटा सा ठेला खरीद लिया और तीनों भाई बहन मिलकर उस ठेले पर काम करने लगे। ले लो गर्मा गर्म बिरयानी, जायका ऐसा कि उंगलियां चाटते रह जाओगे। ले लो गर्मा गर्म बिरयानी। कई लोगों ने उनके ठेले की बिरयानी चखी और सभी को वो बिरयानी अच्छी लगी। वाह, क्या बिरयानी है! हमने कभी इतनी लजीज बिरयानी नहीं खाई। हाँ, बहुत अच्छी बिरयानी है। शुक्रिया भाईजान, ये हमारी अम्मी का नुस्खा है, हमारी अम्मी की स्पेशल बिरयानी। बहुत अच्छी है। और देखते ही देखते उनका बिरयानी का ठेला चल पड़ा। अब लोगों की भीड़ लगने लगी। मुझे 2 बिरयानी पार्सल देना। ठीक है। मुझे भी दे दो। अब नदीम को लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं थी। ठेले पर इतनी भीड़ रहती थी कि तीनों भाई बहन मिलकर ऑर्डर दिया करते थे। ये लीजिए आपका ऑर्डर। ये आपका। ये आपका। 1 माह बाद शिफा अपने कमाए हुए रुपए गिन रही थी। ये लीजिए अम्मी, इस माह का मुनाफा 20,000 रुपए। क्या? आपने सही सुना, 20,000 रुपए। इतने सारे पैसे? हमारी बिरयानी लोगों को बहुत पसंद आती है। ग्राहकों की हमेशा भीड़ लगी रहती है अम्मी। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्रिया। तूने मेरे बच्चों को कामयाबी अता फरमाई। शुक्रिया। अम्मी, अगले माह ही आपके जेवर छुड़वा लेंगे हम, इंशाल्लाह। आज शिफा का खानदान बहुत खुश था। उनके अब्बा के इंतकाल के बाद पहली मर्तबा उनके घर में कुछ अच्छा हो रहा था। तीनों भाई बहनों ने अपनी मेहनत जारी रखी और दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करने लगे। ये सब हम तीनों की इत्तिहाद की वजह से हो रहा है। बिल्कुल आपा। और हम हमेशा एक ही रहेंगे। हाँ, हमेशा। कुछ माह में तीनों ने ठेले से होटल बना लिया। नदीम काउंटर पर बैठा करता और शिफा और सना बिरयानी पकाया करती। नदीम भाई, वही जायका है, ठेले वाला। बिल्कुल, यही तो हमारी अम्मी का नुस्खा है। भाईजान, जायका कभी नहीं बदलेगा। लोग अक्सर इनकी बिरयानी के जायके की तारीफ किया करते थे। धीरे धीरे इन्हें दावत के केटरिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिलने लगे। भाई, मेरे घर कल एक दावत है, 100 लोगों की बिरयानी चाहिए। जी बिल्कुल, मिलेगी ना, लेकिन वही जायका चाहिए जैसा हम यहाँ खाते हैं। बिल्कुल वही जायका रहेगा। आप बेफिक्र होकर ऑर्डर दे जाइए। तीनों भाई बहन बहुत खुश थे कि उनका कारोबार बड़ा होता जा रहा था। फिर एक दिन क्या हुआ, ये ऑर्डर अब तक गया नहीं। वो कादरी साहब के घर निकाह था, लेकिन किसी वजह से वो निकाह टूट गया, तो अब ये खाना नहीं जाएगा। या अल्लाह, बहुत बुरा हुआ। तुम एक काम करो, ये खाना गरीबों को खिला दो, कम से कम कादरी साहब को दुआ मिलेगी। ठीक है आपा। अपनी बड़ी बहन के कहने पर नदीम ने सारी बिरयानी फकीरों में बांट दी, लेकिन उसका मन नहीं था। जब वो होटल लौटा तो सना वहीं थी। आपा कहाँ है? वो तो घर गई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपा ने इतनी सारी बिरयानी
गरीबों में बांटने को क्यों कहा? क्या बोल रहे हो तुम? सना आपा, आज कादरी साहब के घर पर निकाह था तो उन्होंने 300 लोगों की बिरयानी ऑर्डर की थी, लेकिन किसी वजह से उनके घर का निकाह टूट गया तो बिरयानी बच गई थी। मैं सोच रहा था कि हम वो बिरयानी बेच देंगे, लेकिन आपा ने बोला कि सारी बिरयानी गरीबों में बांट दो। ये तो सही फैसला नहीं हुआ। हम उस बिरयानी से भी कमा सकते थे ना आपा? हाँ बिल्कुल, हमारी आपा बहुत नेक दिल हैं, इसलिए उन्होंने सोचा होगा कि जब हमें बिरयानी के पैसे मिल गए हैं तो क्यों ना बिरयानी गरीबों में बांट दी जाए, और उन्हें दुगने मुनाफे का ख्याल आया ही नहीं होगा। हो सकता है। तभी शिफा वहाँ आई और सना और नदीम ने अपनी गुफ्तगू बंद कर दी। सारी बिरयानी गरीबों में बांट दी ना? हाँ हाँ बिल्कुल। कम से कम कादरी साहब को दुआएं मिले, अभी उन्हें दुआओं की खास जरूरत है। जी। सना और नदीम अपनी बड़ी बहन के फैसले से मुत्ताफिक नहीं थे। खैर, उनका कारोबार चलता रहा, उन्हें और भी बड़े बड़े ऑर्डर्स मिले, उनका होटल भी अच्छा चल रहा था। फिर कुछ माह बाद एक और ऑर्डर कैंसिल हो गया। नदीम, अंसारी जी का ऑर्डर कैंसिल हो गया है, तुम ये सारी बिरयानी गरीबों में बांट दो। ठीक है आपा। नदीम ने हाँ तो बोल दिया, लेकिन उसका मन नहीं था। बड़ी बहन के घर जाने के बाद सना और नदीम बातें करने लगे। क्या हम ये बिरयानी बेच नहीं सकते? अभी तो रात के 10 बज गए हैं, अब शायद ही ग्राहक आएंगे। एक काम करते हैं, इसे अंदर रख देते हैं, कल पहले यही बिक जाएगा। हाँ हाँ, ये सही होगा। दोनों भाई बहन ने मिलकर वो बिरयानी छुपा दी। अगले दिन उन लोगों ने पहले वही बिरयानी बेची और वो दोनों बेहद खुश थे कि मुनाफा दुगना हो रहा है, और शिफा इस बात से बेखबर थी। फिर क्या था, जब भी कोई ऑर्डर कैंसिल होता, अगले दिन वो बिरयानी सना और नदीम होटल में बेचा करते थे। ये सिलसिला काफी महीनों तक चलता रहा। एक दिन ये बासी बिरयानी एक रेगुलर कस्टमर के प्लेट में आई। नदीम भाई, कुछ तो गड़बड़ है, बिरयानी में वो जायका नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है भाईजान? हम तो हमेशा से वैसे ही बिरयानी बना रहे हैं। ठीक है। धीरे धीरे सारे कस्टमर्स को बिरयानी की गड़बड़ समझ आने लगी और उन्हें वो जायका पसंद नहीं आ रहा था। यकायक उनके होटल में ग्राहक कम हो गए। तभी शिफा सोच में डूब गई। यकायक ऐसा क्या हो गया? हमारे ग्राहक टूट क्यों रहे हैं? ऐसा चलता रहा तो कैसे चलेगा? नदीम को अपनी गलती समझ आई। वो अपनी आपा के सामने रोने लगा। मेरी गलती है, मैंने और सना आपा ने बासी बिरयानी ग्राहकों को खिलाई। क्या? नदीम ने अपनी आपा के सामने सारी गलती कबूल की। ये तूने क्या कर दिया? ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में धंधा ही तोड़ दिया। अब हम कैसे ग्राहकों को वापस लाएंगे? हमें माफ कर दीजिए आपा। हमें इल्म नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तुम्हारे लालच ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तीनों सोचने लगे कि अब वो लोग क्या कर सकते हैं, और फिर अगले दिन शिफा को एक तरकीब सूझी। शिफा ने एक तख्ती लिखवाई, हमें माफ कर दीजिए, हमारी गलती की वजह से आपको बासी बिरयानी खानी पड़ी, हम शर्मिंदा हैं, इसलिए अगले 1 हफ्ते तक हम सबको मुफ्त में बिरयानी खिलाएंगे। ये तख्ती शिफा ने होटल के बाहर लगा दिया। कस्टमर्स ने तख्ती पढ़ी और वो मुफ्त की बिरयानी खाने होटल आ गए, और एक बार फिर उन्हें ताज़ी बिरयानी का जायका पसंद आने लगा। ये तो बिल्कुल पहले जैसी है। हाँ हाँ, मजा आ गया। भले ही उनको 1 हफ्ते मुफ्त की बिरयानी खिलानी पड़ी, लेकिन उनकी मुश्किल का हल निकल गया। उनके ग्राहक लौट आए और सना और नदीम को समझ में आ गया कि लालच बुरी बला है। एक बार फिर अम्मी की बिरयानी चल पड़ी। शौकत मियाँ की बिरयानी की दुकान थी। लोग बड़े मजे से उनकी बिरयानी नोश फरमाते थे। वाह शौकत भाई, क्या जायका है। शुक्रिया भाईजान। बिरयानी का जायका अच्छा था, इसलिए उनकी आमदनी बहुत अच्छी होती थी। शौकत मियाँ हर महीने 20,000 रुपए अपनी अम्मी के हाथ में रख देते थे। बेटा, अब जब तुम्हारी आमदनी भी ठीक ठाक हो रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारा निकाह करवा दूं। वैसे भी कब तक मैं तन्हा घर की और पूरे खानदान की जिम्मेदारियाँ उठाऊंगी। तुम्हारे निकाह के बाद तो नदीम का भी निकाह होगा। अरे अम्मी, मैं तो अभी भी बच्चा हूँ,
आप कबले भाईजान का ही निकाह करवाइए। ठीक है ठीक है, अम्मी आपको जो लड़की पसंद हो वो मुझे मंजूर है। ये हुई ना बात, आपसे मुझे यही उम्मीद थी भाईजान। शौकत की अम्मी ने उसके लिए एक लड़की तलाश ली। सना तालीम याफ्ता थी और खाना भी जायकेदार बनाती थी। कुछ माह बाद शौकत और सना का निकाह हो गया और फिर सना ने घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली। बेटा, तुम्हारे हाथों के खाने का जायका ही अलग है। हाँ भाभी जान, लेकिन बिरयानी में भाईजान का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। हाँ वो तो है। अब उसका तो तब इल्म होगा जब मैं उनके हाथों की बिरयानी खाऊंगी। भाईजान, आज सबके लिए बिरयानी ले आना। ठीक है, ले आऊंगा। शौकत की बिरयानी मशहूर थी। जब भी वो बिरयानी बनाया करता था, बिरयानी की खुशबू आसपास फैल जाती थी और लोग खींचे चले आते थे। अरे भाई, बिरयानी तैयार है क्या? नहीं भाईजान, 10 मिनट और लगेगा। ठीक है, मैं यहीं खड़ा हूँ। खरीदार तो शौकत की बिरयानी का इंतजार किया करते थे। यहाँ तक सब कुछ दुरुस्त चल रहा था। ये अमजद मियाँ तो बैठे बिठाए मेरा कारोबार खा रहे हैं। मुझे कुछ तो करना ही होगा। मैं भी दाम गिरा देता हूँ। शौकत ने भी बिरयानी का दाम कम करके 80 रुपए कर दिए। रोज तो इसी दुकान से बिरयानी खाते हैं, चल आज उस नई दुकान से खाते हैं। ठीक है। कई खरीदार बस नया जायका चखने के लिए अमजद की दुकान में जाने लगे, लेकिन अमजद के हाथों में अलग ही जादू था। एक बार जो उसकी बिरयानी खाता, वो उसी की दुकान में वापस आया करता था। कल जो बिरयानी खाई थी ना, आज भी वही नोश फरमाएंगे। हाँ बिल्कुल, उस बिरयानी को भूलना मुमकिन नहीं है। आहिस्ते आहिस्ते शौकत के खरीदार कम होते जा रहे थे। शायद ये बस कुछ रोज की बात है। अमजद की दुकान नई है, इसलिए लोग वहाँ बिरयानी का जायका ले रहे हैं। कुछ रोज बाद मेरे खरीदार लौट आएंगे। शौकत ने खुद को ये बात समझाने की कोशिश की, लेकिन कारोबार का नुकसान उसे परेशान कर रहा था। अब घर पर भी वो अक्सर फिक्र में ही रहा करता था। क्या हुआ शौकत, तू इतना परेशान क्यों है? अब क्या बताऊं अम्मी, मेरी दुकान के बगल में एक और बिरयानी की दुकान खुल गई है। आहिस्ते आहिस्ते मेरे सारे खरीदार वहीं जा रहे हैं। ऐसा चलता रहा तो एक रोज मुमकिन है दुकान बंद करने की ही नौबत आ जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा, अल्लाह मालिक है। मुमकिन है ये सिर्फ कुछ ही रोज की बात हो। मैं भी यही दुआ कर रहा हूँ अम्मी। शौकत परेशान था और ये बात पूरे खानदान को बुरी लग रही थी। उस रात सना ने शौकत से पूरा माजरा पूछा। तो अगर दाम कम करने की वजह से खरीदार दूसरी दुकान में जा रहे हैं, तो क्यों ना हम भी दाम कम करके देखें? और कम कैसे कर पाएंगे बेगम? बिरयानी की एक प्लेट बनाने की लागत ही 50 रुपए प्लेट की है और हम 80 रुपए में फरोख्त कर रहे हैं। मतलब सिर्फ 30 रुपए का मुनाफा है। अगर ये भी कम कर दिया तो घर का खर्च कैसे चलेगा? तो क्या हम बिरयानी बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली चीजें सस्ती नहीं खरीद सकते? बिरयानी में सबसे महंगा चावल है। तकरीबन बासमती चावल कैसे सस्ते मिल सकते हैं? अब मैं बासमती चावल को सादे चावल के साथ बदल तो नहीं सकता ना। अगर हम बासमती चावल को किसी और चीज के साथ बदलें तो? मतलब मैगी की बहुत सारी जायकेदार चीजें बनती है। अगर हम मैगी की बिरयानी बनाएं तो हमारी लागत भी कम हो जाएगी। मैगी बिरयानी, ये पहली मर्तबा सुना है। आजकल अलग चीजें ही फरोख्त होती हैं। एक मर्तबा कोशिश करके तो देखते हैं। ठीक है, वैसे भी अभी कुछ चल नहीं रहा है तो वही कर लेते हैं। अगले रोज शौकत ने रोजाना की तरह बिरयानी बनाई और इस मर्तबा उसने बासमती चावल के बदले मैगी डाले। मैगी की बिरयानी जल्दी बन गई और उसकी लागत भी कम थी, इसलिए शौकत ने दाम भी 50 रुपए कर दिए। बाहर बड़ी सी तख्ती भी लगा दी, मैगी बिरयानी 50 रुपए। ये मैगी बिरयानी क्या होता है? मैगी का इल्म है और बिरयानी का भी इल्म है, लेकिन मैगी बिरयानी आज तक नहीं खाई। चल वही नोश फरमाते हैं। हाँ। मैगी बिरयानी का नाम पढ़कर कई ग्राहक उसकी बिरयानी खाने पहुँचे। वाह, बहुत अच्छी है। ऐसी मैगी बिरयानी मैंने कभी नहीं खाई। वो इसलिए क्योंकि ये मैगी नहीं, मैगी बिरयानी है।
वाह भाई, ऐसा जायका कहीं नहीं चखा। शुक्रिया भाईजान। लोग शौकत की बिरयानी को बेहद पसंद कर रहे थे। उस रोज शौकत की दुकान पर खरीदारों का हुजूम लगने लगा। भाई मैगी की बिरयानी तो चावल की बिरयानी से भी लाजवाब है। आज से हम रोज मैगी बिरयानी ही खाएंगे। शौकत खुशी खुशी घर आया और उसने ये खुशी की बात अपनी बेगम को बताई और वो भी खुश थी। उस माह शौकत की बहुत अच्छी कमाई हुई थी। महीने के आखिर में शौकत ने अपनी अम्मी को 40,000 रुपए दिए। इतना? हाँ अम्मी, सना की मैगी बिरयानी की तरकीब काम कर गई। दुगनी आमदनी होने लगी है। एक मर्तबा फिर शौकत खुश रहने लगा। उसकी मुश्किलें हल हो गई क्योंकि उसकी आमदनी में इजाफा होने लगा। मैगी बिरयानी मशहूर हो गई।